चल रहा है और आज पॉलिटी की 8वीं क्लास है और इसी क्लास के माध्यम से हम सब लोग देखेंगे मूल अधिकार को। मूल अधिकार के बारे में हमने देखा है आर्टिकल 12 से लेकर के 22 तक, कल की क्लास में हमने देखा था। आज की क्लास में हम सभी लोग देखेंगे आर्टिकल 22 से लेकर के 35 तक जितने भी मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं सबको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सभी मित्रों का स्वागत है एक बार फिर से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी हमारे मित्र हैं जल्दी से लाइव हो जाएं, ठीक है, और मित्रों को सेशन को शेयर करें और बताएं कि सर की क्लास जो है वो लाइव हो चुकी है। तो आज देखने की कोशिश करेंगे पॉलिटी के ही अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल अधिकार को, और इसी को देखने के क्रम में पहले क्वेश्चन की ओर दृष्टिपात करें। आप सभी लोग यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन आप सभी लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा भाई। देखिए क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट आप देखिए मिक्स किया गया, मतलब 70% आप देखेंगे कि विस्तार से चीज़ों को बताया जाता है, 30% क्वेश्चन है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है कि कुछ फैक्चुअल बातों को भी जानना, फैक्चुअल के साथ साथ में कुछ ऐसे अवधारणात्मक प्रश्न हैं जिनको करने से हमारी प्रैक्टिस भी बेहतर हो जाएगी। तो हमें दोनों पक्षों पर ध्यान में रखते हुए इस सेशन में आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप सभी लोग देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप सभी लोग बताएं, जल्दी से आप सभी लोग बताएं। अच्छा देखिए, ये क्लास अभी तक आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार यूट्यूब पर चल रही है, लेकिन आज के बाद कल से आप क्लासेस देखेंगे प्राइवेट कर दी जाएंगी, क्योंकि आपको 11 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के मध्य में पूरा मौका दिया गया है, भरपूर समय आपको दिया गया है, ठीक है। और 18 जुलाई तो आपने देखा होगा ऑफर भी काफ़ी शानदार आरपी सर ने अनाउंसमेंट किया था। अब इसके बाद भी आप सभी लोग कोर्स परचेज ना करें, बिल्कुल सस्ती फीस रखी गई थी, तो मुझे लगता है कि फिर जो है ज़्यादा लचीलापन हो जाएगा संस्थान की तरफ से ना, तो काफ़ी लचीलापन रवैया आपके साथ अपनाया जाता है। अब आप सोचिए 1599 रुपये का बैच था, 1599 रुपये का भी अगर आप आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 900-1000 के आसपास पड़ा होगा, ठीक है, 900 रुपये के आसपास। अब इसमें आपको पूरी बैच मिल जा रही है, ठीक है। उसके बाद भी आप सभी लोग सोचे कि नहीं सर हमारे पास पैसे नहीं हो पा रहे हैं, ये नहीं हो पा रहा है, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं ना। चलिए कल से क्लासेज आपकी सुबह वाली भी और अभी जो चल रही है 10:30 से 11:30 के मध्य में दोनों क्लासेज, 9:30 से 10:30 के मध्य में दोनों क्लासेज जो है वो प्राइवेट कर दी जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कानून के समक्ष समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। क्या ये बात है भाई? कानून के समक्ष समानता या समता की बात करें तो आर्टिकल कितने में दिया गया, आर्टिकल 14 में। और कल मैंने आपको बताया था नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को अधिकार दिए गए हैं। नागरिकों के अधिकार की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि 15, 16, 19, 29, 30 5 ऐसे राइट्स हैं जो केवल नागरिकों को दिए गए हैं। केवल नागरिकों के अधिकार की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है कि इसमें आप देखेंगे 15 है, 16 है, 29 है, 19 है, सॉरी 15 है, 16 है, और उसके बाद में आप देखेंगे 15, 16, 19 और 29 और 30 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल आप देखेंगे नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। बाकी शेष जो आर्टिकल हैं वो सब नागरिकों को भी दिए गए हैं और विदेशियों को भी दिए गए हैं। तो कानून के समक्ष समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, तो पहला हटा दीजिए, जहां जहां 1 है वो हटाइए, ठीक है। अब बचा 3 और बचा 2। अब तीसरे पर विचार कर लेते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। क्या ऐसा है? अच्छा, उसके बाद में लोक रोजगार। अब यहां पर आप सोचिए, विचार करिए, लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही भाई? 16 तो आप देखेंगे 16 तो केवल नागरिकों के लिए ही है ना, तो ये बात तो एकदम सही है। अब यहां पर देखिए गलत क्या हो रहा है। वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार भारत में रहने वाले सभी लोगों को प्राप्त है। मुझे एक चीज बताइए, ये बात चल रही किसकी? आर्टिकल 19 की। किसकी बात चल रही? आर्टिकल 19 की। और इसमें आपको पता है कि आर्टिकल 19 में नागरिकों को अधिकार की बात की गई है कि 15, 16 और उसके बाद में 19, 29 और 30 इसमें नागरिकों की चर्चा की गई है। यहां पर सभी लोगों की बात आ रही है। सभी लोगों में, अब जो भारत में मान लीजिए पहले से ही रह रहा है वो भारत का नागरिक नहीं है, तो वो उसको तो प्राप्ति नहीं है भाई। भारत का नागरिक कोई नहीं है, कोई विदेशी व्यक्ति है, वो आकर के भारत में रह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है ना। तो ये आप देखेंगे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें सही क्या होगा भाई? केवल बी सही होगा, बी वाला विकल्प सही होगा। जितने मित्र हमारे बी बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ठीक है।
चलिए यहां पर देखिए दूसरे प्रश्न की ओर दृष्टिपात करिए। हाँ जी, राम शंकर सिंह जी कह रहे हैं 19 में सर वाक अभिव्यक्ति केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। इसमें लोगों की चर्चा की गई। अब फिर लोगों में भाई विदेशी भी आ जाएंगे और नागरिक भी आ जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में आप ये कैसे कह सकते हैं कि 19 जो है वो सबको प्राप्त है, जब सीधे सीधे बता दिया गया 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये केवल किसको प्राप्त है, केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। ये चर्चा सीधे सीधे कर दी गई है, आप सभी लोगों को पता है कि इसकी चर्चा जो है वो सीधे सीधे बताई गई है। ठीक है, चलिए दूसरा बताइए, मौलिक अधिकार क्या है भाई? वाद योग्य हैं, अवाद योग्य हैं, लचीले हैं, कठोर हैं? जी बताइए। अच्छा, ए आप सभी लोग कह रहे हैं सर वाद योग्य हैं। वाद योग्य का मतलब क्या हुआ भाई? वाद योग्य का मतलब ये हुआ कि ये न्यायोचित है, न्यायोचित है, न्यायोचित है। इसका मतलब क्या हुआ? न्यायोचित का मतलब क्या हुआ कि इसके हनन पर, इसके हनन पर सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपका मूल अधिकार हनन हो गया, ठीक है, जा सकते हैं। मान लीजिए मूल अधिकार आपका हनन हो गया, अब ऐसे कंडीशन में आप कह रहे हैं कि जो है मूल अधिकार को हमें, हमारे मूल अधिकार सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है, हमारे मूल अधिकार की गारंटी हमें दी गई है, तो आप सभी लोगों को पता है कि न्यायोचित है और ये वाद योग्य है। ठीक है, इस पे, इसके हनन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इसका प्रावधान आपको पता है कि आर्टिकल 32 में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें मौलिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु गारंटी प्रदान की है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट दोस्तों ये बताएं, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं जेन्युइन, आप सभी लोग बताएं कि भाई सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, 32(2) में है। ठीक है, अब 5 प्रकार के रिट जारी करने का जो अधिकार है या फिर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी है या फिर अबाध्यकारी है? और हाई कोर्ट के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना बाध्यकारी है या अबाध्यकारी है? जल्दी से आप सभी लोग बताएं। शशि यादव जी हमारे एक मित्र हैं, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। जल्दी से आप सभी लोग बताएं, बाध्यकारी है या फिर अबाध्यकारी है? जल्दी से आप सभी लोग बताएं जी। हाँ जी, आपको ध्यान दे के बताना है, मतलब जल्दीबाजी में नहीं बताना है। हाँ, जल्दबाजी में नहीं बताना है, नहीं फिर गलत हो जाएगा। हाँ बताएं, हाई कोर्ट के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना बाध्यकारी है या फिर अबाध्यकारी है? सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाँ जी देखिए सीसी सचान जी आज गलत आपने जवाब दे दिया, आप कह रहे हैं अबाध्यकारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए जो है वो बाध्यकारी है, हाई कोर्ट के लिए अबाध्यकारी है। ठीक है, हाई कोर्ट चाहे तो ऐसा नहीं भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना करके कहीं जा नहीं सकता है, इसका वर्णन संविधान में ही किया गया। ठीक है, तो चलिए भाई ये बात आप सभी लोग सहमत होंगे इस बात से। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं आर्टिकल, आपको पता है कि 22 तक हो गया था, अब 23-24 में देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात इसमें की गई है। 23-24 में किसकी बात की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। ठीक है ना जी, हाँ जी, हाँ देखिए राम शंकर सिंह जी ने बढ़िया शानदार बात बताई है कि सुप्रीम कोर्ट को बाध्यकारी है दोस्तों। 32 में सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी ही पड़ेगी अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो। ठीक है ना, हाई कोर्ट के लिए अबाध्यकारी है। ठीक, चलिए यहां पर देखिए आर्टिकल 23 और 4 में आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। ठीक है, 23-24 में क्या क्या, आर्टिकल 23 में क्या कहा गया भाई? किसी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, शोषण नहीं होगा। 23(1) में कहा गया कि मानव का दुर्व्यापार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छा, दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है? दुर्व्यापार का मतलब यह होता है कि मानव को, मानव के अंतर्गत पुरुष भी है, स्त्री भी है और बालक भी हैं, इनको आप वस्तुओं की तरह क्रय विक्रय नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये आर्टिकल कितने में कहा गया है? ये आर्टिकल 23 में कहा गया, यानी इसमें आप कह सकते हैं पुरुष है, ठीक है, महिला है एवं बच्चे हैं। ठीक है, अब पुरुष में बूढ़े पुरुष हैं, जवान पुरुष हैं, सबकी बात चल रही। महिला में ठीक है बूढ़ी औरत है, जवान औरत है, सबकी बात चल रही है। बच्चे में तो बच्चे है ही हैं वो। अब आप ऐसे कंडीशन में बच्चे में मेल फीमेल दोनों शामिल हैं, इनका जो है, इनको सामान की तरह, सामान की तरह क्रय विक्रय
इनका क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, ठीक है। सामान की तरह क्रय विक्रय नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कल आप जो है 50 रुपए के भाव में किसी आदमी को बेचने लगे, तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लग जाएगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर, खासकर म्यांमार की सीमा पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी समस्या दिखाई पड़ती, नेपाल की सीमा पर, जहां से लड़कियों को मंगाया जाता है, ठीक है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मध्य एशिया से लड़कियां भारत आती हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना, भारत से भी लड़कियां जो है वो नेपाल के बॉर्डर से होते हुए उनको बेचा जाता है, ठीक है। खासकर लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, उनको जो है बेच दिया जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने या संविधान ने, आप कह सकते हैं संविधान सभा ने जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को एक प्रकार से बैन कर दिया, ठीक है। हाँ जी, चलिए यहाँ पर देखिए और उसकी बात करें, ये अगर आप ऐसा करते हुए पाए गए तो दंडनीय होगा, फिर आपके ऊपर ठीक से दंड आपको दिया जाएगा, ठीक है। 23(2) में क्या है, राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु अनिवार्य सेवा अधिरोपित, मतलब राज्य को अगर जो है राज्य को जरूरत पड़ी आपके सेवा की, आपके सर्विस की, जैसे इसमें लिखा हुआ है 23(1) में कि किसी प्रकार का आप बेगार बलात् श्रम या जो है प्रतिषेध, इससे बताया गया, मतलब आपसे बिना पैसा दे करके जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवाएगा, ठीक है। आर्टिकल 23(1) में ये कहा गया कि जबरदस्ती आपसे कोई काम नहीं करवाएगा। अगर कोई काम आपसे करवाता है, जबरन काम करवाता है, तो फिर वो दंडनीय होगा। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 23(2) में क्या कहा गया है कि राज्य को जब जरूरत पड़ेगी तो वो आपसे सर्विस ले सकता है, उसको फिर आप ये बहानेबाजी नहीं करेंगे कि आर्टिकल 23(1) में जो प्रावधान दिया गया उसका उल्लंघन है। तो यहाँ पर ये अपवाद है। राज्य को मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लग गई, बाहर से विदेशी आक्रमण हो गया, तो जितने हट्टे कट्टे जवान घूम रहे हैं, ठीक है, सड़क पर उनको पकड़ पकड़ के सेना के जवान ले जाएंगे और बढ़िया से सर्विस दिलवाएंगे उनसे, ठीक है ना। तो राज्य ऐसा कर सकता है, याद रखिए, राज्य आपकी सर्विस ले सकता है जब इमरजेंसी प्रोविजन आ जाए तो। अच्छा देखिए, बेगार श्रम बलाश्रम, आपको पता ही है कि भाई फीस न दिया जाए, काम करवा लिया जाए लेकिन फीस न दिया जाए। जबरन बलाश्रम का मतलब कि बलपूर्वक जो है श्रम करवा लेना और उसके एवज में जो है आपको किसी प्रकार का पारिश्रमिक ना देना, ठीक है ना, कोई आपको वेतन या कुछ पैसा खर्चा ना देना। अच्छा, इसमें देखिए संसद ने 2 प्रकार के कानून भी पारित किए हैं। कानून कौन सा है, पहला है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 और दूसरा क्या है, बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। ये दोनों अधिनियम आपको रट लेने हैं, ये दोनों अधिनियम आपको रट लेने हैं, ठीक है। अब ये दोनों पूछे जाते हैं आपसे, याद रखिए। एक तो है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये तुरंत आजादी के बाद बनाया गया था। दूसरा बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, इंदिरा गांधी सरकार में बना था, ठीक है ना। तो दोनों आपको रट लेना है, ठीक है। हाँ, अमित वर्मा जी कह रहे हैं अच्छा हुआ सर मैं दुबला हूं। अच्छा, ऐसा नहीं है। देश की सेवा के लिए अगर आपको जरूरत पड़ जाए दोस्तों, तो अच्छा ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से बताइए, अगर देश को आपकी जरूरत पड़ जाए तो क्या आप पीछे हटेंगे? देश को आपकी जरूरत अगर पड़ जाएगी तो आप पीछे क्यों हटेंगे भाई? चाहे वो दुबले हों चाहे पतले हों, कोई बाहरी व्यक्ति आकर के हमारे देश में अतिक्रमण नहीं कर सकता है, हम चाहे उसको पत्थर फेंक फेंक के ही मारें। कई लोग हमारे मित्र होंगे गोली चलाना नहीं जानते हैं, पास में कोई पत्थर रखा हुआ था, ईटा, उसको फेंक के मार दिए और जो जवान आ रहा था हमारी तरफ उसका खोपड़ी फूट गया, ठीक है ना। तो भाई देश को आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको जाना चाहिए ना। मुझे नहीं लगता कि आप इस प्रकार की बहानेबाजी करें कि जो है हम पतले हैं सर, नहीं तो हमको सेना के जवान पकड़ ले जाएंगे। अच्छा, अभी ये मामला रसिया में चल रहा था, आप सभी लोगों ने देखा होगा, रसिया और यूक्रेन के साथ जो है वो वार चल रहा है। रसिया में काफी सारे सैनिक मारे गए हैं। तो इंडियन, अभी ये खबर आई थी, घटना आई थी कि इंडियन जो लोग यहाँ के गए थे रसिया, उनको भी पकड़ के जबरदस्ती रसिया की सेना में भर्ती किया जा रहा था, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सेना में लोगों की कमी हो गई थी और ऐसे कंडीशन में कोई भी राष्ट्र जो है वो जबरन आपसे सेवा ले सकता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं आर्टिकल 24 की बात, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। अच्छा, इसमें कारखानों का तात्पर्य क्या है? कारखानों का मतलब यह है कि जो एक प्रकार से खतरनाक कारखाने हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गैस की कंपनी है या फिर कोई हथियार लोहे की कंपनी है, स्टील बनाने वाली कोई कंपनी है, ठीक है ना। तो उस टाइप की कंपनी में आप सभी लोग देखेंगे, हाँ, उस टाइप की कंपनी में जो है आप बच्चों को 14 वर्ष
के कम आयु के बच्चों को आप नियोजित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप नियोजित नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अब 14 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं उनके घर की कंडीशन खराब है और बेचारे जो है काम करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में किसी कंपनी में भी उनको काम नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल काम तो चलिए कर ही सकते हैं, होटल वगैरह में तो नॉर्मली आप देखेंगे कि वैसे मनाही नहीं है, होटल में तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे 14 वर्ष से कम है तो पहले तो उसको राइट टू एजुकेशन का अधिकार है। वही राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य सरकार का ये दायित्व है कि उसको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करवाएगा। 2009 में इसी वजह से एक्ट भी पारित कर दिया गया, राज्य सरकार को जिम्मेदारी दे दी गई कि आपकी जिम्मेदारी है, आप जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो बेसिक शिक्षा है उससे वंचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कारखाना अधिनियम 1948 पारित किया गया। अब देखिए कारखानों में बच्चे काम जो है ना करें, इस वजह से कई सारे अधिनियम भी सरकार द्वारा समय समय पर। अच्छा एक आपको याद होगा, आपको उनका नाम याद होगा, अच्छा ही नाम है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। उनका एक आंदोलन चलाया था उन्होंने काफी लंबे समय तक, 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कैलाश सत्यार्थी का कितने लोग नाम याद है, कितने लोगों को, कितने लोग परिचित हैं भाई इनसे? कैलाश सत्यार्थी जी, इन्होंने बच्चों के लिए आंदोलन भी चलाया था, इनका एक एनजीओ भी काम करता है। 2014 में आप सभी लोग देखेंगे इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है ना। इनका एक एनजीओ है बचपन बचाओ, ठीक है ना। इनके एनजीओ का नाम क्या है भाई? बचपन बचाओ आंदोलन, ऐसे करके ये आंदोलन चलाते हैं, बचपन बचाओ, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन। अब देखेंगे व्यापक स्तर से, वैश्विक स्तर पर इन्होंने काम किया बच्चों के अधिकारों को लेकर के, ठीक है ना। हाँ जी, मलाला यूसुफजई तो खासकर बच्चों के लिए नहीं, खासकर ये महिलाओं के आवाज को प्रखर रूप से सामने उठाने के लिए, हाँ जी, इनको मिला था। लेकिन कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, हाँ, बाल अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जो है आंदोलन इन्होंने चलाया था, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है ना। 2014 में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार भी मिला था, बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो देखिए सरकार ने भी कई सारे काम कर रखे हैं। बागान श्रम अधिनियम 1951, इसमें बलात् श्रम को एक प्रकार से निषेध किया गया है, बलात् श्रम। अच्छा कितने ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने गांव में देखा है दोस्तों, जो आपके राजे रजवाड़े हैं वो आपके गांव में आपने देखा होगा गरीब तबके के लोगों को जबरदस्ती उठा ले जाते थे, ठीक है, बलाश्रम करवाते थे, मतलब जबरदस्ती उठा के लेके गए और दिन भर काम करवाए, एक पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। ये बलाश्रम आपने देखा होगा, गांव में दिखाई पड़ता है बलात्श्रम, ठीक है। ये कहां पर होता है? गांवों में अभी भी आप देखेंगे कि जबरदस्ती उठा ले जाते हैं, जो गांव में किस टाइप के आप देखेंगे रजवाड़ी टाइप के लोग हैं, जिनको आप कह सकते हैं साहूकार भी इसमें शामिल हैं। साहूकार से पैसा ले लेते थे किसान मजदूर और पैसा नहीं चुका पाए तो ऐसे कंडीशन में उनको बेचारे को उठा ले गए, जबरदस्ती काम करवाए। लेकिन दोस्तों याद रखिए वो जो है एक प्रकार से मौलिक अधिकार का हनन है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर मौलिक अधिकार का हनन है, उसके ऊपर केस किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी धारा लगेगी? बागान श्रम अधिनियम, बागान मालिकों के खिलाफ इसको किया गया था, कई सारे मजदूर। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी धारा लगेगी? यहाँ पर आप देखेंगे इसी में श्रम को लेकर के, इसी में आप देखेंगे जो धारा का प्रावधान किया गया वही धारा इसमें लग जाएगी, ठीक है ना। और बच्चों के अधिकारों को लेकर के बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 आया, ठीक है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2016 में, अभी रिसेंट में आप देखेंगे कि ये अधिनियम आया, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों के भी अधिकार को और जो बलात् श्रम है उसके भी अधिकार को, सवा सेर गेहूं, ठीक है। मेरे गांव में नहीं है सर, अच्छा आपके गांव, मानसी जी कह रहे हैं मेरे गांव में तो सर नहीं है ऐसा, ठीक है। हाँ नहीं, कई सारे गाँव में ऐसा होता है ना। हाँ जी, नीतीश चाचा करके एक हमारे आईडी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हम गांव से आते हैं जी इन ई पुरान प्रथा है। अच्छा आप मतलब कि कौन सी भाषा में बात करें? अवधी भाषा में बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गांव से आते हैं जी, या पुरान प्रथा है। हाँ भाई, गांव में जो है आप देखेंगे कि अभी भी दोस्तों ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो सरकार ने फिर उसके क्रम में प्रावधान भी कर रखा है कि अगर किसी प्रकार का जबरन आपसे काम करवाया जाएगा तो फिर इसमें दिक्कत हो सकती है ना। चलिए भाई, इसमें ये सारी बातें हमने देख ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 25 से 28 के मध्य में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, चलिए यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों।
25 से 28 के मध्य में अगर कोई कहे कि किसका अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। अच्छा, आपको पता है कि भारत में कई प्रकार के धर्म के लोग हैं दोस्तों, ठीक है, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ठीक है, बौद्ध हैं, जैन हैं। सभी धर्म के लोगों के होने की वजह से ही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म का जो विश्वास है, वो जिस धर्म में अपनी आस्था रखता है, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसको अपने अंतःकरण की बात को मानने की आज़ादी होनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक हमें दिखाई पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहली बात 25(1) में क्या दिखाई पड़ती है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। अच्छा, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि आपके मन में अगर किसी धर्म विशेष के प्रति निष्ठा है, ठीक है ना, आपके मन में किसी धर्म विशेष के प्रति निष्ठा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में आप जो है उस धर्म की मान्यताओं को मान सकते हैं, ठीक है ना, उस धर्म की मान्यताओं को मान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है धर्मांतरण करण की आज़ादी है, धर्मांतरण की आज़ादी है, धर्मांतरण, और वो भी जबरन धर्मांतरण की आज़ादी क्या इसमें दी गई है, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 25(1) में। अगर आपसे पूछा जाए कि जबरन धर्मांतरण की आज़ादी दी गई है, तो आप क्या बताएंगे? हाँ जी, तो कहेंगे कि नहीं, जबरन धर्मांतरण की आज़ादी नहीं है। स्वेच्छा से अगर कोई धर्मांतरण होता है तो फिर वो स्वेच्छा से धर्मांतरण हो सकता है, ठीक है ना, स्वेच्छा से धर्मांतरण हो सकता है। इसको किसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करिए, लेकिन जबरदस्ती कोई अगर धर्मांतरण करवाता है तो ऐसे कंडीशन में फिर आप देखेंगे सजा का प्रावधान, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। अच्छा, राज्य सरकारों ने कदम भी उठाया। यूपी सरकार ने तो कहा है कि भाई जबरन धर्मांतरण होता है तो आपके ऊपर आपको सजा दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने भी ऐसे कुछ प्रावधान कर रखे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कुछ ऐसे प्रावधान कर रखे हैं। अच्छा, 25(2) में क्या है, इसके अंतर्गत 2 युक्त निर्बंधन बताए गए हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर जबरन धर्मांतरण वही युक्त निर्बंधन की बात चल रही है। यहाँ पर आप देखिए, हिंदू धर्म में कितने लोगों को शामिल किया जाता है भाई, हिंदू धर्म की बात करें तो सिख को हिंदू धर्म में ही शामिल किया जाता है, बौद्ध को जो है वो हिंदू धर्म में ही शामिल किया जाता है, आपको याद रखना है इसको, ठीक है। जैन भी हमारे हिंदू धर्म में ही आते हैं, ठीक है ना, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये सब हिंदू धर्म में ही आते हैं, ठीक है ना जी। चलो, मानसी जी देखिए कह रही हैं कि चाचा जी आप हिया का करत हो, ई तो लड़कन के पढ़े के जगह है। अब देखिए ये कहाँ की भाषा है भाई, अच्छा वही अवधी वाली भाषा है, बहुत अच्छी बात है भाई। ये पूर्वी भाषा है या अवधी की भाषा ही है, अवधी की भाषा है, बहुत बढ़िया, आप सभी लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोला करो, ठीक है ना। ऐसे ही क्लास में किसी दिन फ़ोन करिए आप हमें, आरपी सर के नंबर पे करिएगा, तो आप हमसे कहिएगा सर जी हम मानसी जी बोलत ही, ठीक है, सर जी आप का करत हो, आप ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ जी, ये अवधी भाषा है दोस्तों, इसमें कोई हीन भावना वाली बात नहीं, अपने यहाँ बहुत शानदार भाषा है अवधी। अवध क्षेत्र में, भगवान राम जी के क्षेत्र में, अयोध्या क्षेत्र में, हम लोगों के क्षेत्र में बोला जाता है ना। चलिए भाई, यहाँ पर ये सारी बातें तो ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता है कि भाई अंतःकरण की बात की गई है और इसमें कहा गया है कि आपको जो है, आपको जबरन धर्मांतरण नहीं करवाया जाएगा, स्वेच्छा से किसी धर्म को अगर आप अपनाते हैं तब तो आपका काम ठीक हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए, हाँ जी, देखिए शशि यादव जी कह रही मानसी सिस्टर हमको भी सिखा दो, नहीं कह रहे, सिखा दो, ठीक है। इन्होंने देखिए टाइपिंग में कितनी बढ़िया मिस्टेक की है, सिखा दो नहीं कह रही, सिखा दो कह रही है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, एक और बात, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक मित्र हमारे बहुत बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं सर सिख धर्म को पगड़ी जो है बांधने का अधिकार है। एकदम ठीक बात है, पगड़ी बांधने का अधिकार और कृपाण धारण करने का अधिकार है। सिख धर्म के लोगों को पगड़ी एवं, ठीक है, पगड़ी बांधने का अधिकार है, ठीक है ना, पगड़ी बांधने का
अधिकार हमें सिख धर्म के लोगों को दिखाई पड़ता है, ठीक है ना जी। हाँ जी, और इसके साथ साथ में पगड़ी के साथ साथ में क्या रख सकते हैं, पगड़ी के साथ साथ में हाँ कृपाण भी रख सकते हैं ना, पगड़ी के साथ साथ में कृपाण भी रख सकते हैं। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है धर्म के विरुद्ध आचरण है, ऐसा नहीं है, ये धार्मिक स्वतंत्रता के ही अंतर्गत इसको मामले को रखा गया। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की व्यवस्था आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। कंघा, पगड़ी, कटार, कच्छ, ठीक है, ये सब रख सकते हैं, ठीक है ना। सिख धर्म की अपनी मान्यताएं आप सभी लोगों को पता ही है ना। हाँ जी, एकदम ठीक बात है। चलिए यहाँ पर देखिए भाई, धार्मिक कार्यों या प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना पोषण करने का अधिकार दिया गया है इनको 26 में ही। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। अब दुर्गा पूजा जो है होता है नवरात्रि के समय, अब दुर्गा पूजा में जो है कई प्रकार के मैनेजमेंट का काम चलता है, उसमें किस तरीके से कहाँ पर मूर्ति रखना है, ठीक है, कहाँ पर तखत को सजाना है, कहाँ पर किस तरीके से देवी माता की मूर्ति आएगी, रखी जाएगी। जैन धर्म में पूजा होता है, ठीक है, बौद्ध धर्म में भी आपको पता है कि पूजा होता है, मुस्लिम धर्म में अभी त्यौहार मनाया गया मुहर्रम, ठीक है ना। तो सभी में आप देखेंगे प्रबंध मैनेजमेंट करने का अधिकार हमें आर्टिकल 26 में दिया गया है, ठीक है ना जी। हाँ चलिए, जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार, ठीक है ना, कोई संपत्ति है उसको आप जो है आप अगर धार्मिक रूप से लेना चाह रहे हैं, वहां पर मस्जिद वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, मतलब विधि के अनुसार जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन उस संपत्ति का कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनर्गल तरीके से अवैध तरीके से आपने संपत्ति को अधिग्रहित किया और उसके बाद में प्रशासन करने लगे। वैध तरीके से होगा तो उसका प्रशासन का भी अधिकार आपको दिया गया आर्टिकल 26 में, ठीक है ना। संतोष दुबे अयोध्या धाम से हमारे एक मित्र हैं, कह रहे हैं सर जी हमारे मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपके मैसेज नहीं पहुंच रहे हैं तो हमें दिखाई कैसे पड़ रहे हैं? सर जी आपके मैसेज पूरी तरीके से पहुंच रहे हैं, ठीक है, मुझे दिखाई भी पड़ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। 26 हमने देख लिया, 27 में बातें यहाँ पर देखते हैं क्या है। 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है भाई, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप हिंदू धर्म के हैं और आपको मूर्ति रखना है, ठीक है ना, दुर्गा पूजा आपको रखना है। कलकत्ता में दुर्गा पूजा दोस्तों बहुत व्यापक स्तर से मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा को आप सभी लोग जानते हैं ना, कि वेस्ट बंगाल का जो दुर्गा पूजा है वो उसको अभी आप देखेंगे 2021 में अमूर्त विरासत की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में उसको शामिल किया गया है यूनेस्को के। तो अच्छा मान लीजिए आप दुर्गा पूजा के लिए जो है पंडाल लगाए हुए, आप कह रहे हैं कि हम 10 दिन के बाद से दुर्गा पूजा करेंगे, तो क्या आप टैक्स लगा करके लोगों से पैसा वसूल करेंगे? नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। टैक्स से छूट की बात की गई है। शुल्क लगा सकते हैं, याद रखिए, शुल्क लगा सकते हैं लेकिन टैक्स नहीं लगा सकते ना। टैक्स की कोई, अच्छा टैक्स क्यों ही लगाएंगे भाई, कोई प्राइवेट संस्था टैक्स क्यों लगाएगी, ठीक है ना। टैक्स की जिम्मेदारी सरकार को दी गई। शुल्क आप लगा सकते हैं, भाई 50 रुपये शुल्क है, आप दे दीजिए, बात आगे बढ़ी है, ठीक है ना। शुल्क लगा सकते हैं, शुल्क की व्यवस्था की गई है लेकिन टैक्स की व्यवस्था नहीं की गई, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए व्यय किए जाते हैं, जो प्रोसीड्स हैं, हाँ, तो उनको जो है कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए, नहीं तो आप देखेंगे फिर ऐसे में तो कई सारे लोग पर्ची लेकर के खड़े रहेंगे और फिर आपसे कर ही लेते रहेंगे। शुल्क लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। हाँ चलिए, हाँ जी, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 28 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। जैसे आपको पता है कि राज्य पोषित जितने भी आपको विद्यालय दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना, आंशिक हो या फिर पूर्णतया हो, ऐसे कंडीशन में राज्य पोषित जितने भी आपको विद्यालय दिखाई पड़ेंगे, शिक्षण संस्थान दिखाई पड़ेंगे, चाहे वो आंशिक हो या फिर जो है अंशतः हो या फिर पूर्णतः हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में उनमें
बच्चों को जबरन आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है प्रेयर में शामिल होइए, ठीक है ना, आप हाथ जोड़ के खड़े ही रहिए, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। मान लीजिए जैसे मुस्लिम धर्म में केवल एक ही जो है ईश्वर को मानने की प्रथा है भाई, वो केवल अल्लाह को मानते हैं और उनका मानना है कि अल्लाह जो है वो सब जगह विद्यमान है, ठीक है, और उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, पश्चिम की तरफ करके वो सर झुकाते हैं। अब आप जो है प्रेयर में कोई मुस्लिम लड़का खड़ा है, अब ऐसे कंडीशन में आप जबरन सरकारी विद्यालय में जबरन उससे ये नहीं कह सकते कि आप भी प्रेयर में शामिल होइए और ईश्वर के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए। कोई न्यास आधारित अगर ट्रस्टेड कोई मान लीजिए इस शिक्षण संस्थान है, ठीक है, जो ट्रस्ट के द्वारा वो जो है प्रशासित होता है और राज्य के द्वारा राज्य के प्रशासन में तो रहेगा ही, लेकिन जिसको ट्रस्ट ने स्थापित कर रखा है, तो कोई किसी को ट्रस्ट ने स्थापित कर रखा है तो उसमें किसी विशेष प्रयोजन हेतु किसी धर्म को लेकर के धार्मिक शिक्षा मान लीजिए प्रोवाइड करवाई जा रही, तो वहां पर आप ये बातें बाध्यकारी हो सकती हैं। लेकिन आप कहें कि सरकारी स्कूल से सरकारी खर्चे से चलने वाले संस्थानों में ऐसी बातें नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर ये देखिए वही बात है, न्यास पे ये बातें लागू नहीं होंगी, ठीक है ना। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त व राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। नहीं तो सरकारी विद्यालय में प्रेयर होता रहे, फिर ऐसे कंडीशन में जो हमारे मुस्लिम कुछ भाई बंधु हैं, ठीक है, अब उनको आप जबरन जो है ऐसा नहीं करवा सकते। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। उनको धार्मिक आज़ादी दी गई है, उनके अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चीजें जो है करने की बात की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई। 28 तक हमने देख लिया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने 28 तक देख लिया। अब 29-30 की पर चर्चा करते हैं, ठीक है जी। 29-30 की बात करते हैं। हाँ जी चलिए 29-30 में देखिए, अनुच्छेद 29-30 की बात है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी यहाँ पर अधिकार की बात की गई है। अब 29 में क्या, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अच्छा अल्पसंख्यक की बात क्या है भाई, भारत में अल्पसंख्यक कौन है, भारत में बहुसंख्यक, हमें ये राज्य विशेष की बात नहीं चल रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात चल रही है। तो आप देखेंगे बहुसंख्यक हिंदू समाज दिखाई पड़ता है। बहुसंख्यक कौन है, बहुसंख्यक आप सभी लोग देखेंगे हिंदू दिखाई पड़ते हैं, हिंदू दिखाई पड़ते हैं। और अल्पसंख्यक में कौन कौन है भाई, अल्पसंख्यक जिनकी संख्या क्या है, जिनकी संख्या कम दिखाई पड़ती है, उनमें कौन कौन है, उनमें आप देखेंगे मुस्लिम शामिल है, ठीक है, फिर उसके बाद में जैन है, सिख हैं, ठीक है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, ये सब क्या है, ये सब अल्पसंख्यक हैं, ये सब क्या है, अल्पसंख्यक हैं। और आप जो है हाँ जी, कविता ईश्वर अल्लाह एक ही है। हाँ कोई देखिए, अब जो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, ठीक है ना, हाँ तो ऐसी बातें हैं। तो फिर उसमें आप देखेंगे कि मुस्लिम बंधु भी शामिल होते हैं ना। सर मुस्लिम तो दूसरे नंबर पर है, तो अल्पसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक यहाँ पर ऑल ओवर की बात चल रही है ना, ऑल ओवर इंडिया की बात चल रही है। बहुसंख्यक जो है वो हिंदू बाहुल्यता हिंदू को बोला जाता है, अल्पसंख्यक में कितने कमटी आ जाते हैं। ये राज्य विशेष की बात नहीं चल रही, नहीं तो आप कहें सर हमने तो पढ़ा था सर सिक्किम में जो है हिंदू बाहुल, वहाँ पंजाब में पढ़ा था सिख सर अधिक है, आपने तो अल्पसंख्यक उनको बता दिया। तो पंजाब में सिख क्या है, पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, वो राज्य विशेष की अलग बात है। यहाँ पर देखिए 29(1) में भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा लिपि संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो यहाँ पर भाषाई अल्पसंख्यक की बात भी चल रही है, यानी भाषा लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का भी अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे सिख धर्म के कुछ ही लोग हैं, 2% लोग हैं मान लीजिए, तो 2% लोगों को अपनी भाषा को सुरक्षित रखने का संरक्षित रखने का अधिकार है, अपनी लिपि को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है ना, और अपनी लिपि के साथ साथ में, ठीक है, अपनी लिपि के साथ साथ में भाषा को, लिपि को और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। संस्कृति में मैंने आपको बता ही दिया कि संस्कृति में, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब देखिए मुस्लिम संस्कृति में दोस्तों है चिकन खाना, अब चिकन खाना मुस्लिम संस्कृति में पसंद है तो फिर अब उसको क्या ही कर सकते हैं। संस्कृति में आपको पता है कि इसमें खान पान आ जाएगा,
खान पान, ठीक है, वेशभूषा, वेशभूषा, और उसके बाद में त्योहार आ जाएगा, इनके त्योहार जितने भी हैं, ठीक है ना, त्योहार हैं, मेला है, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे भाषा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप आ जाएंगी, बोल चाल हो गया, ठीक है, वेशभूषा, त्योहार, मेला, जितनी भी चीजें आप देख पा रहे होंगे सांस्कृतिक उसके अंतर्गत आ जाएगा। अब मुस्लिमों में जो है चिकन खाना फेमस है, चिकन खाते ही लोग हैं, लगभग लोग चिकन खाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, ऐसे कंडीशन में नहीं कह सकते कि वो जो है वो चिकन क्यों खा रहे हैं, भाई उनकी धार्मिक आज़ादी दी गई है उनको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा है, लिपि है और उनकी अपनी संस्कृति है, वो उनके संस्कृति का पार्ट है, वो उसको बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, तो उसमें फिर हमारे पेट में दर्द क्यों होना चाहिए ना। अब वो बढ़िया से खाएं, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए उनको बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। दूसरा 29(2) में इसी वजह से आपने देखा होगा कि बकरा ईद मनाया जाता है। बकरा ईद में सरकार इतने व्यापक स्तर से जो है सुरक्षा भी प्रोवाइड करवाती है। वो अधिकार इनको कहाँ से मिल रहा है, वो इनको 29 में मिल रहा है, संस्कृति की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पर विशेष जोर जो है वो भाषा पर दिया गया, भाषाई आधार पर जो है बहुत सारी चीजें, जैसे ही आप देखेंगे कि उर्दू को भी दूसरी राजकीय भाषा दी गई है। दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू को दी गई है, ठीक है ना जी। हाँ हाँ जी जी चलिए, अब देखिए हमारे यूपी में जो कांवड़ यात्रा वाला नेम प्लेट लगाना जरूरी, इस पर हो रहा है, ये बांटा जा रहा है धर्म को। नेम प्लेट वाली बातें तो खैर वैसे ठीक नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना कि भारत में विविध प्रकार के संस्कृति के धर्म के लोग हैं। अब उसमें हमारी संस्कृति ही मिश्रित संस्कृति, हमारा कुछ अपना नहीं है। अगर कोई ये सोच रहा हो कि हम अपने नियम और अपने धर्म के अनुसार चल रहे हैं, तो ये उसकी गलत फहमी है। आपकी अपनी भाषा नहीं है, आपकी अपनी, जो अभी हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, इसमें कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमने किया होगा जो हमारी अपनी शुद्ध विशुद्ध हिंदी की नहीं है। उसमें उर्दू भी है, उसमें संस्कृत के भी कुछ वर्ड हैं, चाहे वो तद्भव तत्सम के रूप में ही आए हों, उसमें आप इंग्लिश के भी वर्ड देखेंगे, ठीक है। कई प्रकार के शब्दों का समावेश करने के बाद में भी आप देखेंगे कि किसी स्टेटमेंट को आप जारी कर सकते हैं। कई प्रकार के शब्दों का समावेश जब हमारी भाषा में, हमारी बोलचाल में है, हमारी मिश्रित कल्चर ही दिखाई पड़ती, तो ऐसे कंडीशन में फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम किसी धर्म विशेष को ही बढ़ावा देंगे। तो अभी अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप देखेंगे वो काफी गलत सिचुएशन है किसी भी राज्य के लिए, ठीक है। 29(2) की बात करें तो यहाँ पर देखें, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं किया जाए। लेकिन ये कंडीशन भी बताई जा रही है, कंडीशन कही जा रही है कि राज्य द्वारा पोषित होना चाहिए, ठीक है ना जी। सर, उत्तर भारत के ब्राह्मण शाकाहारी, पश्चिम बंगाल के मछली, जम्मू कश्मीर के मांस खाते हैं, क्या सच है? एकदम ठीक बात है। मैं तो साउथ इंडिया गया था, वहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो बढ़िया से मछली फ्राई करके खाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं वो, ठीक है। ये सब अभी जब आप सूक्ष्मता से देखेंगे ना, तो ये फिर वहाँ की अपनी भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार ही आप देखेंगे खान पान सेट होता है ना भाई। अब उत्तर भारत में आपको पता है मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर धान की भी बढ़िया पैदावारी होती है। उत्तर भारत की बात चल रही, गेहूं की अच्छी पैदावारी हो जाती है। यहाँ पर अगर अन्न की उपलब्धता देखें तो उत्तर भारत में अधिक दिखाई पड़ती है। अब तटीय क्षेत्रों में जरा जाके देखिए, जहाँ पर कोई खास पैदावारी नहीं होती तो मछली ही तो खाएंगे और क्या खाएंगे। तो देखिए, नैतिकता की जो परिभाषा सेट होती है वो कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं होती है। आपको पता है कि नैतिकता की परिभाषा भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार चेंज हो जाती है। कोई टापू पर बैठा हुआ आदमी ये नहीं कह सकता कि जीवों की हत्या करना जो है वो गलत बात है। टापू पर बैठा हुआ है भाई, उसको अन्न मिल नहीं रहा है, 10 दिन से बैठा हुआ है, तो मछली तो खाएगा वो, फिर और खाएगा क्या वो, ठीक है ना। अब कोई ये कहे कि शराब पीना जो है वो नुकसानदेह है, ऐसी परिस्थिति में नुकसानदेह है जहां पर सामान्य तापमान है। अब आप उत्तर भारत में खासकर आप जो है गंगा और यमुना के किनारे बैठे हैं, वहां पर बैठ के बढ़िया से शराब पी रहे हैं, तो फिर गलत है। आप अगर लेह लद्दाख में हैं और टेम्परेचर जो है -10 डिग्री में है, अब ऐसे कंडीशन में आपको ब्रांडी या विस्की दी जाएगी और आप नहीं पिएंगे तो ठंडी से मर जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर सेना के जवानों को इसी वजह से दिया जाता है शराब।
तो जो नैतिकता है वो भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार चेंज होती रहती, इसी वजह से नैतिकता की परिभाषा को कभी सार्वभौमिक नहीं कहा जाता है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मछली खा रहा है वो अनैतिक ही हो, भाई मछली तो उसका खान पान है, अब वो अनैतिक कैसे होगा, किसी का चोरी डकैती थोड़ी कर रहा है वो, ठीक है ना। खान पान तो अपने भौगोलिक स्थिति, जलवायु आदि कारकों से निर्भर रहती है, आपको पता ही है। अब इसी वजह से आपने देखा होगा फ्रांस वगैरह में, फ्रांस और इटली वाले क्षेत्रों में बढ़िया अंगूर की शराब बनती है, ठीक है। हाँ जी, अंगूर की शराब बनती है और बढ़िया से लोग पीते हैं वहां पर, वहां की भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है ना। अब आप सोचें कि भारत के लोग हैं वो भी जो है शराब पीना स्टार्ट करें, तो भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, बाकी क्षेत्रों में तो शराब पीने की जरूरत ही नहीं, गर्म मौसम हमेशा रहता ही है, ठीक है ना। चलिए भाई, यहाँ पर ये बातें आप समझ गए होंगे, अब मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। अनुच्छेद 30 की बात चलती है तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अल्पसंख्यकों को कहा गया है कि भाई अपने शिक्षण संस्थान को आप सभी लोग, हाँ, भूमि मौर्य कह रहे हैं कि मेरे क्लास मेट हैं आर्मी में, वो भी ड्रिंक करते हैं। हाँ जी, करते होंगे, उनका सियाचिन ग्लेशियर में लगा होगा ड्यूटी, और शुरू में नहीं करते रहे होंगे, बाद में पीने लगे बढ़िया से, ठीक है ना। हाँ जी, समझ गए आप सभी लोग ना। हाँ, भौगोलिक अवस्थिति के अनुसार चीजें चेंज होती रहती, टेम्परेचर जिस तरीके से उसी तरह से आपको काम करना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होंगे, अत्यधिक नैतिकता में मारे जाएंगे आप, ठीक है ना। हाँ, तो आप नैतिकता का पालन करें, लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ठीक है ना जी। यहाँ पर आपको पता है जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, अब आपको पता है कि वो मुस्लिम धर्म के लोगों को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया, लेकिन उसमें हिंदू धर्म के लोग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जीएमआई से आप देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदू धर्म के लोग भी पढ़ सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में विशेष तौर पर अगर आप देखें तो वहां पर मुस्लिम धर्म के लोगों को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया। अब शिक्षा संस्थाओं की स्थापना मुस्लिम धर्म के लोग कर सकते हैं या फिर हिंदू धर्म के लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। मान लीजिए अब यहाँ पर अल्पसंख्यक की बात की गई है तो फिर अल्पसंख्यक को ही अधिकार होगा, ठीक है ना, चाहे वो सिख धर्म के लोग हैं। जी सर, मेरे भैया भी पहले ना पीते थे बट अब पीने लगे। अब देखिए, ये पीने वाले माहौल से आप बाहर आइए, नहीं तो अभी आप सभी लोग एकदम झूमने लगेंगे, क्लास देखते देखते आपका मोबाइल गिर जाएगा नीचे, ठीक है ना जी। हाँ जी, नहीं तो फिर महुआ वाली शराब चढ़ती बहुत है, याद रखिए, महुआ वाली शराब चढ़ती है और चढ़ने के साथ साथ में काफी दूर तक जाहिर भी देती है कि आपने महुआ वाली ही पी रखी है। ब्रांडी अगर आपने कभी पिया होगा, ठीक है, वैसे भगवान करे कि ना पिए, ये सब चीजों से दूर रहें। अगर किसी ने ट्राई किया होगा तो वो नहीं महकती है, लेकिन महुआ वाली की महक जो है वो काफी लंबे समय तक और काफी दूर तक जाती है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से यहाँ क्लास में कंसंट्रेट करिए। अच्छा, 30(1) में क्या कहा गया, 30(1) में कहा गया धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। वो शिक्षा संस्थाओं को स्थापित भी कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, ठीक है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, भूमि मौर्य कह रही हैं, और तो और मेरी एक दोस्त है, वो लड़की है बीएसएफ में, वो भी ड्रिंक कर लेती है। अब इसमें कौन सी आश्चर्य वाली बात है, इसमें आपको ऐसा आप देखिए, भोले भाले सीधे साधे एकदम गोलू टाइप के इंसान है, कहाँ के, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के लोग हैं। अब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के लोगों को लगता है कि शराब पीना एकदम गलत बात है, मांस खाना एकदम गलत बात है, ठीक है। अब भाई प्रेमानंद जी महाराज भी खूब अच्छे से प्रचारित कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप प्रेमानंद महाराज जी से ये पूछिए कि आप जो है 25 डिग्री माइनस डिग्री सेल्सियस में आप पहुंच गए, -25 डिग्री सेल्सियस में, वहां पर शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए और कोई साधन या विकल्प है क्या, नहीं है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सेना के जवान को, हालांकि प्रेमानंद जी महाराज ये जरूर बोलते हैं कि परिस्थिति के अनुसार चीजों को कर लेना चाहिए, उसमें बुरा नहीं है, वो बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं, उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है। अब सेना का जवान कोई है, बॉर्डर पे चाइनीज जवान के साथ लड़ना चाह रहा है, वो सूखी सब्जी और रोटी खा के थोड़ी लड़ेगा, उसको बढ़िया देसी मुर्गा चाहिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, जितने भी हमारे मित्र हैं वो देसी मुर्गा, अगर नाम आ गया होगा तो उनके मुंह में पानी आ गया होगा अगर वो खाते होंगे देसी मुर्गा ना। हाँ चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 31 की बात करें तो आपको पता है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ये आर्टिकल जो है आप देखेंगे कि 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया है, ठीक है। 1978 की बात चल रही है, यहाँ पर इसको हटा करके आप देखेंगे 300 का में इसको लीगल राइट्स बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, लीगल राइट्स बना दिया गया है, यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है।
हाँ जी, कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। अच्छा, सीबी नाम के एक हमारे मित्र हैं, कह रहे हैं दीदी जी अपुन भी स्टार्ट करूं क्या? अब देखिए, ये मत कहिएगा कि सोनू सर की क्लास में हमें शराब पीने के फायदे बता दिए। शराब पीने से नुकसान ही होता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में आप इसका सेवन कर भी सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो है, हाँ हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि शराब पीना नुकसानदेह है, लेकिन परिस्थिति जन्य अनुकूल जो है, अनुकूलता यानी एडॉप्टेशन को फॉलो करना है। उसमें ये नहीं कि जबरन जो है आप बैठे हुए अच्छे से लोकेशन पे, उसके बाद भी आप पी रहे हैं, ठीक है ना। तो परिस्थिति जन्य अगर सिचुएशन आती है तो उसको ढालने की कोशिश कर सकते हैं आप। चलिए यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। अब रिट में 5 रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। अच्छा, 32 में सर्वोच्च न्यायालय को, और आप देखेंगे 32 के साथ साथ 226 में किसको है? 226 में आप सभी लोग देखेंगे हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, ठीक है ना जी। हाँ जी, हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, आप सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना जी। चलिए पहले रिट की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ रिट की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी से आप शराबी माहौल से बाहर आइए, तब चर्चा करें फिर। यहाँ पर देखिए, रिट जारी करने का अधिकार, रिट जारी करने का अधिकार, ठीक है, किसमें है भाई? सुप्रीम कोर्ट को किसमें दिया गया है? आर्टिकल 32(2) में, ठीक है। किसके लिए दिया गया है? मूल अधिकारों की रक्षा हेतु, मूल अधिकारों की रक्षा हेतु, रक्षा हेतु, ठीक है। चलिए पहले रिट का नाम बताइए। अब यहाँ पर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को भी 5 प्रकार के रिट जारी करने के अधिकार, रिट जारी करने के अधिकार, ठीक है जी। पहले रिट की बात करें, पहला रिट कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को अगर आपने किस में रखा है, किसी को आपने क्या कर रखा है? बंदी बना रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में फिर सुप्रीम कोर्ट आपसे कहेगा कि उस व्यक्ति को जिसको आपने बंदी बना रखा है, खासकर पुलिस प्रशासन से ये बात पूछती है, ठीक है, प्रशासन से, कि आप जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपने 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने, खासकर अपने सामने प्रस्तुत करने की बात करता है, अगर आपने पेश नहीं कर पाए, ठीक है, आप मान लीजिए कांस्टेबल हैं या फिर एसआई हैं, तो फिर आपसे कारण पूछा जाएगा ना। तो आप देखेंगे 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर बंदी बनाए गए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट या फिर आप कहेंगे कि हाई कोर्ट के पास या के समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है। चलिए ये बात हमने देख ली कहां पर? बंदी प्रत्यक्षीकरण में। हाँ जी, एकदम ठीक बात। नहीं, यहाँ पर आने जाने का समय तो आप बात कर रहे हैं किसकी? इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना जी, कोई ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के बाद का टाइम आने जाने का, यात्रा का टाइम थोड़ी जुड़ेगा। ये आप देखेंगे आर्टिकल किसकी बात चल रही है? आर्टिकल 22 की बात भी आप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये लोक अधिकारी व निजी दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। लोक अधिकारी मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर साहब हैं एवं निजी, ठीक है, दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है जी। चलिए और क्या चीजें इसमें दिखाई पड़ती हैं? जी सर, आने जाने के टाइम को, हाँ, आने जाने के टाइम को तो छोड़कर ही होगा ना। और इसको किस लिए लाया गया है?
क्योंकि आपके आर्टिकल 21 का क्या हो सके, आर्टिकल 21 का अनुपालन हो सके, जिसमें जीवन जीने की आज़ादी की बात की गई है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा दूसरा कौन सा दिखाई पड़ता है, दूसरे की बात करें तो दूसरा परमादेश दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है, परमादेश। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें आप सभी लोगों को पता है कि लोग जो अधिकारी होते हैं उनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं कि आपको जिस कर्तव्य के लिए नियुक्त किया गया है उस कर्तव्य का पालन करिए आप सभी लोग। ठीक है ना, ये न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियां हैं और इसमें लोक अधिकारी को जो है आदेश दिया जाता है कि आप सभी लोग क्या करें, आप सभी लोग फॉलो करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। ठीक है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके कर्तव्यों का पालन करने की बात की जाती है। न्यायिक जुडिशियरी एवं क्वासी जुडिशियल दोनों की बात चल रही, न्यायिक, ठीक है, एवं अर्ध न्यायिक क्षेत्र के लोगों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की बात की जाती है न्यायालय द्वारा। अपने कर्तव्यों ठीक है ना, निर्वहन की बात की जाती है। तो अच्छा, ये क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के, राज्यपाल अपवाद क्या है यहाँ पर, अपवाद जो है राज्यपाल एवं या राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, यहाँ पर पहले राष्ट्रपति लिखें, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल है। ठीक है, ये अपवाद है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, हाँ, प्रतिषेध की बात करते हैं, तीसरे की बात करते हैं प्रतिषेध की। तो यहां पर तीसरा आप सभी लोग देखें, प्रतिषेध, प्रतिषेध इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिषेध इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्रोहिबिशन जिसको बोलते हैं, प्रोहिबिशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब आप सभी लोगों को पता है कि मना करना होता है। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, कोर्ट में मान लीजिए लोअर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट जिसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाएगा और सेशन कोर्ट भी आ जाएगा। ठीक है, सेशन कोर्ट में कोई केस चल रहा है। ठीक है, तो उस केस के ऊपर कोई केस चल रहा है। ठीक है, उस केस को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसको रोक सकता है कि भाई यहीं पर रुकिए, अब आगे आप काम मत करिए। ठीक है ना, वहां पर उसको रोक सकता है, रोकने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना जी, हाँ जी, न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था दोनों इसमें शामिल है। ठीक है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल दोनों इसमें शामिल है। न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है ना, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है भाई, मान लीजिए कोई केस चल रहा है जिसमें जो है संविधान की व्याख्या करने की बात है, लेकिन लोअर कोर्ट ने क्या किया, लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की और इन्होंने सोचा कि हम ही सारा डिसीजन दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, मना कर देगा, कहेगा रुको, अभी कहाँ पर आप ये काम कर रहे हो, आपके अधिकार क्षेत्र में जो है, या फिर अधिकार क्षेत्र तो नहीं बोलेगा, बोलेगा कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, आप रुकिए यहाँ पर, आप आगे काम मत करिए। ठीक है, प्रतिषेध के बाद में एक और आपको दिखाई पड़ेगा जिसका नाम क्या है, उत्प्रेषण। जिसका नाम क्या है, उत्प्रेषण। हाँ, कार्यवाही के बीच में ही रोक देना, अभी कार्यवाही चल रही थी उसी में रोक देना। ठीक है, उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण में कुछ आपको प्रेषण करने जैसा लग रहा है। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, सर्टियोरेरी जिसको बोलते हैं, इसका मतलब भेजना। मान लीजिए कोई मामला जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ उत्प्रेषण जारी कर सकता है, याद रखना। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अपर कोर्ट के रूप में सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों से किसी भी मामले को
अपने पास भेजने के लिए कह सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक काम करिए, आप जो मामला है वो हमारे पास भेज दीजिए, ठीक है। यही काम हाई कोर्ट से भी करवा सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करवा सकता है कि इस मामले को हमारे पास आप सभी लोग भेजिए, ठीक है ना जी। तो आप देखेंगे ये हो गया उत्प्रेषण। और उसके बाद में एक और आपका आता है क्या, कौन सा आता है, अधिकार परीक्षा आता है ना, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब आप सभी लोगों को पता है कि कोई पब्लिक पोस्ट पर या सार्वजनिक पद पर, जिसको बोल सकते हैं सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति, ठीक है, सार्वजनिक पद पर बैठा है तो उससे अधिकार या किस अधिकार से, तो उससे पूछताछ करने का अधिकार है, पूछताछ करने का अधिकार है, करने का, कि भाई किस अधिकार से आप बैठे हैं इस पोस्ट पर, ठीक है, कौन सा अधिकार है। मान लीजिए इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो ऐसे कंडीशन में फिर अधिकार परीक्षा जो है लग जाएगा उसके ऊपर ना। ये पूछा जा सकता है कि भाई आप जो है सार्वजनिक पद पर आसीन तो हैं, लेकिन किस शक्ति के साथ आप सार्वजनिक पद पर आसीन हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठा है या आसीन है तो उससे ये पूछा जा सकता है कि आपको पावर कहाँ से मिली है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर दो बातें जो आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है, केवल मूल अधिकारों की रक्षा। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल 226 में जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों को भी देखता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 226 की बात करें तो उसमें हाई कोर्ट को मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों को भी देखने का अधिकार है या उसको सॉल्व करने का अधिकार, देखने का अधिकार है। तो अधिकारिता जो क्षेत्र है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है किसकी, हाई कोर्ट की। यहां पर ये किसकी बात चल रही है, अधिकार क्षेत्र की बात करें दोनों में, तो आप देखेंगे आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को ज्यादा अधिकार दिया गया, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट से अधिक अधिकार क्षेत्र हमें हाई कोर्ट का दिखाई पड़ता है। ये सारी बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए अब जल्दी से इसको एंड करते हैं, जो कि सेशन काफी लंबा हो रहा है, ठीक है। चलिए जल्दी इसको सेशन को आगे बढ़ाते हैं भाई। यहाँ पर आपको रेमेडीज भी पता चल गया। यहाँ पर देखिए 33 में संसद सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है, युक्त पर प्रतिबंध लगा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि भाई खुफिया एजेंसी कोई लोग है, उसको भारत के कई सारे परमाणु हथियार के बारे में पता है। आईबी का कोई व्यक्ति है, भारत सरकार की बहुत सारी गतिविधियों की जानकारी इसको रहती है, और वो कहीं जाकर के अगर किसी शेयर कर दिया तो ऐसे कंडीशन में अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता खतरे में आ सकती है। इसी वजह से आप देखेंगे संसद उसके अधिकारों में कटौती कर सकती है कानून बना के। अनुच्छेद 34 में क्या है, भारत के किसी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद को ये शक्ति है कि वो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। मार्शल लॉ के समय संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 21 और 20 तब भी समाप्त नहीं होते, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 35 की बात करें, इसके तहत संसद को केवल कुछ विशेष मूल अधिकार प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। यानी आप देखें अनुच्छेद 35 में संसद को ही कानून बनाने की शक्ति है। संसद को मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। मूल अधिकारों
से संबंधित कानून बनाने का अधिकार, यानी राज्य विधानमंडलों को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, संसद को मूल अधिकारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है ना जी, कानून बनाने का अधिकार है। केवल संसद को दिया गया है, राज्य विधानमंडल को नहीं। ठीक है, राज्य विधानमंडलों को नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना जी, चलिए तो इस तरीके से आपका आज मूल अधिकार हो गया खत्म। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है जी, चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, भारत के संविधान को कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, ठीक है, और संचालित करने, शैक्षणिक संस्थान स्थापना की बात की गई है, कंफ्यूज मत होइएगा, का अधिकार उपलब्ध है। 27, 28, 29, 30, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्विक, तुरंत बताएं, जल्दी से आप सभी लोग बताएं, क्विक रिवीजन करें जी, बताइए भाई। कौन सा सही होगा आप सभी लोग? ये चाचा जी कौन है भाई, इनके पीछे पड़े हुए हैं? हाँ जी, ये हमारे चाचा जी कौन है जिनके पीछे सभी पड़े हुए हैं? हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें 30 होगा ना। देखिए कंफ्यूज आप सभी लोग हो ही गए, मैंने कहा था कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप सभी लोग कंफ्यूज हो ही गए। ठीक है, इसमें 30 होगा। चलिए यहां पर बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे यकीनी प्राप्त हो सकते हैं? भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, बिल्कुल ठीक बात है। विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, बिल्कुल ठीक बात है। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को नीचे, अब देखिए यहां पर क्या सारी बातें सही हैं, एकदम सही बात है। इसमें आपको सभी बातें सही दिखाई पड़नी चाहिए, लेकिन एक बात इसमें गलत हो सकती है। चलिए बताइए कौन सी बात गलत है भाई? इसमें एक बात गलत हो सकती है, बताइए कौन सी बात गलत दिखाई पड़ती है जी, बताइए भाई कौन सी बात गलत दिखाई पड़ती है इसमें? हाँ जी बताइए, एक बात इसमें गलत है, जल्दी से बताइए कौन सी बात गलत है। कई मित्र कह रहे हैं सर विदेशों में, मतलब हाँ, कौन सा होगा भाई बताएं। जी बताइए। बी, कई मित्र कह रहे हैं सर बी सही है इसमें, ठीक है ना जी। कई मित्र कह रहे हैं सर बी सही है इसमें, इसमें बी सही बता रहे हैं। ठीक है, बी कैसे सही होगा भाई? अच्छा देखिए, पहली बात आपको सही दिखाई पड़ रही है, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, एकदम ठीक बात है। हमने ये पढ़ा ही है कि भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 14 भारतीयों को भी जो है मिला हुआ है और विदेशियों को भी, तो इसमें विदेशी भी है और भारतीय भी है। ठीक है ना, दोनों को मिला है। दूसरा, विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, क्या ये बात हमने बताई है? विदेशों में रहने वाले की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, दूसरा यहां पर देखिए, और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, अगर भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है तो फिर इनको मिली हुई है। ठीक है, तीसरी भी बात सही है। ठीक है, पहली भी बात सही है। चौथा, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, भारत में जन्म किसी नागरिक ने लिया है, वो पहुंच गया कहाँ, विदेश, तो ऐसे कंडीशन में उसको क्यों अधिकार दिया जाएगा? वो भारतीय मूल का क्या हो जाएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति हो जाएगा। तो जन्म तो लिया है लेकिन फिर वो कहाँ चला गया, विदेश, तो ऐसे कंडीशन में ये भी सही नहीं होगा। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें सी सही होगा। इसमें सही क्या होगा? सी सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। पांचवा क्वेश्चन बताइए भाई, पांचवा क्वेश्चन होगा, पांचवा क्वेश्चन जल्दी से आप सभी लोग देखिए, बताइए, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल कब किए जा सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा के द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, या उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों द्वारा। ठीक है जी, कई मित्र कह रहे हैं सर भारतीय नागरिक को प्राप्त। हाँ जी, भारतीय नागरिक को प्राप्त है, लेकिन आप कहें कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को, भारत में कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो चला गया विदेश, तो उसको फिर प्राप्त नहीं होगा ना।
चलिए यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर बताइए कौन सा सही होगा। यहाँ पर आप देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल 352 में आप देखेंगे कि निलंबित किए जाते हैं 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है ना जी, 20 और 21 को छोड़ करके। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से अगला बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता या रखते हैं? बताइए कौन सा भारत के संविधान में मूल अधिकारों से संबंध नहीं रखता या रखते हैं, जल्दी से बताएं आप सभी लोग। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, पहला 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह आर्टिकल 21A में कहा गया है और इसी में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी जोड़ा गया। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध आप सभी लोगों को पता है कि आर्टिकल किसमें 23 में कहा गया है, ठीक है। और लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध, ये तो डीपीएसपी की बात चल रही है ना, ये डीपीएसपी की बात चल रही है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, ये हटा दीजिए। दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन। तो इसमें दुर्बल वर्गों के कहाँ पर बात की गई है? दुर्बल वर्गों के बारे में कोई बात की गई है क्या? ऐसी दुर्बल वर्गों के बारे में बात नहीं, अल्पसंख्यकों के बारे में बात की गई है। तो इसमें सही क्या होगा? इसमें आप देखेंगे कौन सा सही होगा। सही, यहाँ पर सही उत्तर आपको बताना था, ठीक है ना। संबंध नहीं रखते, ठीक है। तो नहीं रखते में तो 3 और 4 नहीं रखता है, 3 और 4 नहीं रखता है, बाकी 1 2 तो रखता ही है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं रखते हैं, तो 3 और 4 नहीं रखते हैं, बाकी और सब तो रखते ही। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार क्वेश्चन। बताएं, न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू की बात चल रही, जिसको हमने कहाँ से लिया है? यूएसए के, ब्रिटेन, वहां से यूएसए के संविधान से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जल्दी से आप सभी लोग बताएं जी, इसमें बताएं कौन सा सही होगा। इसमें किन अनुच्छेदों में दिखाई पड़ता है न्यायिक पुनर्विलोकन की बात है? हमने 13 आपको पहले ही बता दिया था, बाकी आप सभी लोग अपने आप से सोच ही लीजिए, ठीक है। 13 है, 13 सब में है, 13 सब में है, ये नहीं है तो इसको हटाइए पहले, ठीक है। 13 सब में है। 226 में आपको पता है कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने का और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, एकदम ठीक बात है। 236 कहीं कोई चर्चा ही हमने नहीं की है, तो 226 और 13 तो सही है, ठीक है, ये भी नहीं की है। 226 32 में आपने बताया है सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। तो यहाँ पर बात आप देखेंगे कि 13 हो गया, 32 हो गया और 226 आपको पता है कि हाई कोर्ट का है। 226 किसका है? हाई कोर्ट का है, ठीक है ना। तो ये बात डी सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो हमारा डेली अभ्यास प्रश्न है। आप सभी लोग इसको करके बताइएगा, जरूर बताते नहीं हैं आप सभी लोग ना, केवल क्लास देखते हैं बस। भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पहला, नागरिकों के हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति या भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर यह किसी बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है, भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव करेगा, यहाँ पर दिखा है, ठीक है। धर्म या भाषा किसी पर भी आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके, ये तो बहुत पिद्दी सवाल है, ये 1 स्टार वाला सवाल है। इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बड़ा बनाया गया, लेकिन बहुत आसान सवाल है, 5 पैसे वाला सवाल है ना। चलिए भाई, आप इसको ऑप्शन देख के बताइएगा, ठीक है ना। आप बताइएगा कि इसका विकल्प सही कौन सा है। जल्दी से मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। कल संडे है, कल संडे की छुट्टी एंजॉय करिए। मंडे से जो क्लासेज होंगी वो किस पर होंगी? वो एप्लीकेशन पे होंगी, वो आपको अब यूट्यूब पर नहीं दी जाएंगी, ठीक है। अब यूट्यूब पर इंतजार मत करिएगा। अगर आपको क्लासेज चाहिए तो अब आप एडमिशन अभी तक भी नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बेसिक फीस रखी गई है। आरपी सर ने, मैं तो कह रहा था कि फीस बढ़ा के रख दीजिए, आरपी सर ने कहा कि नहीं सर, बच्चों को इतना उनके ऊपर आर्थिक दबाव नहीं डालना है। अब देखिए, मुझे लगा कि दृष्टि में जो है 10,000 फीस रखी जाती है, तो यहाँ कम से कम 5,000 तो रखिए ही। लेकिन सर ने कहा नहीं सर, मुझे केवल अपने स्टूडियो का खर्च निकालना है और आप लोगों को बस 2 पैसे जो भी आपको देना रहता है दे दूं, बस उसके अलावा मुझे पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है, लड़कों का सिलेक्शन हो जाए। तो 1999 रुपये बिल्कुल बेसिक फीस है। आप सभी लोग अगर अभी तक परचेज नहीं किए तो उसको जल्दी से परचेज कर लीजिए, ठीक है ना।
और फिर मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ एप्लीकेशन पे। याद रखिएगा यूट्यूब पर इंतजार मत कीजिएगा, नहीं आप कहें कि सर जो है यूट्यूब वाली क्लास तो हो ही नहीं रही है सर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।